द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि आज क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में देखने को मिला और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर घाटी में अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बधाई दी। इस साल के आम चुनाव में पिछले 35 वर्षों से सबसे अधिक मतदान हुआ है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के लिए अनंतनाग राजौरी के मेरे भाई बहनों को बहुत ज़्यादा बधाई और उनकी उत्साही भागीदारी उनकी लोकतांत्रिक भावना का एक जीवंत प्रमाण है। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बयान उनका काफ़ी चर्चाओं में रहा। उन्होंने एक सख्त संदेश देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी आतंकवादी और पत्थरबाज के परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपको बताएं कि इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया है, बल्कि आतंकी परिस्थितिकी तंत्र को भी खत्म कर दिया है। इससे प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं में भारी गिरावट देखने को मिली। उन्होंने आगे ये कहा कि कश्मीर में हमने ये फैसला लिया है कि यदि कोई आतंकवादी संगठन में शामिल होता है तो उसके परिवार के सदस्यों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर कोई पथराव करेगा तो उसके परिवार के सदस्यों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। वहीं इस इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अंत में सरकार की ही जीत हुई। गृह मंत्री ने कहा कि अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति आगे आता है और अधिकारियों को सूचित करता है कि उसका करीबी रिश्तेदार आतंकवादी संगठन में शामिल है, तो ऐसे में उस परिवार को जरूर राहत दी जाएगी। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड के पंजाब नाग गांव के लोगों ने पूर्वजों की सदियों पुरानी परंपरा को आज भी कायम रखा है। यहां धान की रोपाई से पहले जनों की सफाई के साथ साथ मछली पकड़ने की प्रतियोगिता करवाई जाती है। ये एक स्थानीय त्योहार के रूप में उभरा है, जो अब दूसरे गांव के लोगों को भी आकर्षित करता नजर आ रहा है। ग्रामीण हर साल मछली पकड़ने के लिए प्रतियोगिता में पंचायत में पहुंचते नजर आते। तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको। अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ रहते हैं और ये जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है कब से मनाया जा रहा है? तो देखिए भाई ने आज मछलियाँ पकड़ी है यहाँ। ठीक है जनाब है गाड़ ये छकरे ना तो इंटरव्यू भैया मेरे इंटरेस्ट में लोग आए नहीं।
Jadi use charmis parusa si मेरे ख्याल में मैं भी इस वक्त 70-72 साल का हूँ। मेरे ख्याल में ये हज़रत आदम से चला आ रहा है। हमारे बाप दादा परदादा वरदादा सब ये फेस्टिवल मनाते हैं, इसलिए हम मनाते हैं। एक तरकीब है लोगों को इसमें रहने की। सबसे मकसद जो है हमारा इस वाटर सोर्स को साफ रखने के लिए, इसको महफूज रखने के लिए हमें, और इससे हमें ये मतलब कि आप इसका पानी भी ज्यादा फूटेगा, ये मलबा वलबा साफ होगा और पानी भी ज्यादा फूटेगा, जो सिंचाई करते हैं हमारे बागों को भी, हमारे एग्रीकल्चर लैंड को भी, और पीने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। सदी से चला आ रहा है। मैं आपके वजह से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए, आपने तकलीफ किया। मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये बात आप हाईलाइट करिए, गवर्नमेंट के अरबा इक़दार तक पहुँचाइए, और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसने अपनी मन की बात में भी इसका तज़किरा किया कि यहाँ एक हम मैसेज देते हैं कौम को कि ये भाईचारे की मैसेज। यहाँ पाजर मापोड़े के लोग ही नहीं है, यहाँ दूर शाहबाद से भी 3-4 तहसील से लोग आए। ये एक भाईचारे की भी एक मिसाल हम देते हैं। इस फेस्टिवल के बारे में आपको पता ही है कि इससे पहले भी मन की बात में मोदी जी ने ये बात कही थी। 500 नागों का चश्मा है और ये करीबन 60 गांवों तक ये पानी की सिंचाई होती है, चाहे पीने का पानी हो या जमीनों में पानी जाता है, ये दूर दूर तक पानी जाता है। और यहाँ से जो PMAY की जो स्कीम थी वो भी यहाँ से चली जाती है, और ये जो पानी है वहाँ दूर दूर तक जाता है। और इस फेस्टिवल का एक खास मकसद है, हर साल इसको हम सफाई के तौर पर मनाए जाते हैं, और अगले दिन बिलखुसूस कभी अगले दिन या कभी इसी सेम दिन हम रोहन पोच भी डालते हैं, और वो परंपरा भी हमारी इसी में आ जाती है सर। बिल्कुल कुल बात ये है कि ये हम जो फेस्टिवल मनाते हैं एक रिवायती है, ये हमारे जद्दो अजदादों से मनाया जा रहा है, और हम ये परंपरा आगे भी ले जाना चाहते हैं, और हमारी परंपरा जो है ये आगे भी चली जाएगी। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने एक और जो है अलर्ट जारी किया है, और साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले दिनों में मौसम फिलहाल ड्राई ही रहेगा, और इसी तरह की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ साथ बौछारें होने की संभावना भी जताई जा रही है। क्या कहना है उनका, आइए नजर डालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी खासकर 30-31 को जो एक लाइट स्पेल बारिशों के चांस हैं यहाँ वैली के अंदर और जम्मू डिवीजन के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, और जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं वो अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। कुल मिला के जो नेक्स्ट 2-3 दिन ये ऑन गोइंग हीट वेव या हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस वो कंटिन्यू रहेंगे, और 30-31 1-2 जून के आसपास थोड़ी सी राहत मिल सकती है, खासकर वैली के बेशतर इलाकों में और जम्मू के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। फिर 3 जून से जो है फिर से एक हीट वेव का दूसरा स्पेल जो है शुरू होगा पूरे JNK के अंदर, और जो जम्मू के मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हीट वेव जो है कंटिन्यू रहेगा अगले 6-7 दिन, हीट वेव या हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन। तो कुल मिला के कोई मेजर रिलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ वैली के अंदर खासकर 30-31 और 1-2 जून के आसपास एक शॉर्ट टर्म रिलीफ होने के चांसेस है। पीक इंटेंसिटी है टेम्परेचर का वो दोपहर खासकर 12 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक रहती है। उस बीच जो है अपने आप को मिनिमम एक्सपोजर टू डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस को थोड़ा सा लोगों को ख्याल रखना है, स्पेशली जो एल्डर्स हैं या बच्चे हैं स्कूल के, या जो छोटे बच्चे इन्फेंट्स या प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह। तो कुल मिला के या वर्कर्स जो काम करते हैं, बाकी सफिशेंट फ्लूइड वगैरह पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा, खासकर जो जिनका ज़्यादा एक्सपोजर है ड्यूरिंग पीक टेम्परेचर इंटेंसिटी जब रहता है, खासकर दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक।
इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो बढ़ते तापमान के बीच आज आग लगने की घटनाएं भी सामने आई। आपको बताएं बीते कल मामला उधमपुर से सामने आया, जिसके चलते देर रात करीब 2 बजे दोमिल स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक टायर की दुकान में अचानक आग लगी, जिसके चलते एक विशाल रूप इस आग ने लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस व दमकल विभाग को सूचित किया जाता है। वहीं मौके पर दमकल विभाग व पुलिस की टीम पहुंची, जिस द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद 4 घंटे के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं आपको। ये वार्ड नंबर 18 में हाउसिंग कॉलोनी वार्ड नंबर 18 और ये पेट्रोल पंप के नियर है। एक दुकान पे आग लग गई है बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट की वजह से। और इधर फायर ब्रिगेड SHO की टीम, फायर ब्रिगेड टीम सारी पहुंच गई है। और ये साथ में ये मेन तारें हैं, इनको आग लग जाएगी और लग चुकी है थोड़ी बहुत इस लपटों की वजह से। और यहाँ पे आम जनता भी इकट्ठी हुई है और जरा उनका चारा दिखाएं आपको। तो टूट नहीं है, ये आम जनता यहाँ पे खड़ी हुई है और यहाँ पे पुलिस वाले भी कुछ हैं। ये यहाँ पे फायर ब्रिगेड टीम पूरी पहुँच गई है और ये पूरी पाइपें वगैरह लाइट कर रहा हूँ। और ये दुकान की फ्रंट है, यहाँ से आग अंदर स्टार्ट हुई है बहुत ज़्यादा। और ये आग की लपटें निकल रही हैं बड़ी ज़्यादा वाली। बिजली बंद कराओ नहीं चुका दे रहा भी तो भी उसके खुले जाना। फायर ब्रिगेड वाले सारे यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने की और देख रहे हैं। ये वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर 18 है। ये पेट्रोल पंप नियर बाय पेट्रोल पंप के पास बिल्कुल आग लग चुकी है बहुत ज़्यादा। आग में अब काबू कर दिया गया और बड़ी मुश्किल के कारण उन्होंने ये दुकान का शटर खोल दिया और मालिक ग्राम का 200 लाख रुपए पैसे भी मिले। बंद कर पानी सुनो गड्डी च ब्रेक आ लिया ब्रेक आ लिया तो मैं लगातार आपको बता रही हूँ कि किस तरह से गर्मी के चलते आग लगने के मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल पा रही है। वहीं दूसरा मामला भी उधमपुर जिले से सामने आया। यहाँ पे उधमपुर जिले के तहसील चनैनी के बशक के जम्मू कश्मीर पुलिस ने तैनात SPO गुरनाम सिंह के घर में अचानक आग लगने से घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया, जिसमें लाखों का नुकसान भी हुआ है। तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको।
की हुई थी। मैंने पहले एसएचओ साहब को फ़ोन किया, उसके बाद एसडीएम साहब को फ़ोन किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बहुत सारी मदद की है। हमारे फायर ब्रिगेड के जितने भी टीम थी वो मौके पे जल्दी पहुंच गई, 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुंच गई। और मेरी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि इसका जल्दी से जल्दी असेसमेंट किया जाए और काफ़ी बहुत सारा नुकसान इनका हुआ है। गरीब आदमी है, जब बेचारे एसपीओ हैं तो एसपीओ का मकान आपको पता है कितनी मेहनत से मकान बनता है। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिवीजन चनैनी की एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पटवारी साहब आए हैं, हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि पटवारी साहब से पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका जितना भी हो सके एस्टिमेट करके जितना इनका नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं कि एक भी चीज़ अंदर से इतनी जनता थी कोई नहीं बचा सका, क्योंकि आग बेकाबू हो चुकी थी। हमारे फायर ब्रिगेड ने बहुत मदद की, हमारे एसएचओ साहब ने मदद की, चनैनी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी मदद की है और मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से। ये पूरी जनता का, बस्ट करला और चिलियाड़ की जनता का, जिन्होंने पूरी कोशिश की इस आग को काबू में पाने के लिए, मगर आग को काबू नहीं पा सके। तो इसके लिए मेरी पुनः फिर रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके जल्दी से जल्दी इनको रहने के लिए कोई मकान का ऐसा बंदोबस्त किया जाए और इनकी असेसमेंट जो है वो अच्छे तरीके से, पटवारी साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि ये मौके पर जल्दी ही पहुँच गए थे, तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि असेसमेंट जो है वो की जाए और इनका उचित जो मुआवजा बनता है वो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी सहायता हो सकती है वो करे। और आपके माध्यम से मेरी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना जितना अपनी तरफ से आप इनकी मदद कर सकते हो गरीब फैमिली की, तो गरीब मदद की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो जम्मू संभाग के कठुआ जिले के नगरी क्षेत्र में डंपर से पिता पुत्र की मौत मामले में आरोपी पर सख्त कार्रवाई और बिना दस्तावेज खनन में लिप्त डंपरों पर अंकुश लगाने के लिए एडवोकेट अपू सिंह ने उठाई मांग। क्या है कहना उनका, आइए नजर डालते हैं। हम एक डेपुटेशन लेके आए हैं माननीय एसएसपी कठुआ के पास, लेके जाने वाले हैं उनके पास, कि ये विषय है न्याय दिलाने का श्रीमती चंपा रानी जी को। चंपा रानी जी जो वार्ड नंबर 17 नगरी की हैं, इन्होंने अपने पतिदेव श्री वासुदेव जी और अपने सुपुत्र श्री विशाल कुमार जी की एक बहुत ही जिसे कहते हैं भीषण दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई 23 मई 2024 को। अब इसी विषय को लेकर जो है हम माननीय एसएसपी कठुआ के पास अभी जाएंगे और हमारा उनसे कुछ विषय को लेकर अनुरोध रहेगा। जो मेन डिमांड्स हमारी रहेंगी वो ये है कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो भी आरोपी इस दुर्घटना के पीछे हैं उनको सख्त से सख्त जो है सज़ा दिलवाई जाए। दूसरा, जितनी भी तेज़ गति की गाड़ियाँ उस एरिया में चलती हैं उसके ऊपर नियंत्रण करना जो है बहुत ज़रूरी है और ये जानना बहुत ही ज़रूरी होगा कि कितने मंजूरी प्रमाण पत्र हैं जो इन टिप्पर्स और इन बड़े बड़े ट्रक्स को नहीं मिले हैं जो वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं। और तीसरा, ये पहली घटना नहीं है उस एरिया की, इस तरह की बहुत घटनाएं जो हैं पिछले 1 साल से वहाँ पर हो रही हैं और पूरा परिदृश्य जो है आपका लोकल मीडिया दिखा चुका है प्रशासन को। वहाँ के स्थानीय लोग भी जो बार बार गुहार लगाते हैं प्रशासन से, मगर फिर भी जो है प्रशासन ने इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया। देखिए, मृत्यु जो है ज़िंदगी का एक जो है अटूट अंग है, परंतु इस तरह की मानव निर्मित त्रासदियाँ जो हैं इन पे पूर्ण विराम लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसी विषय को लेकर आज मैं श्रीमती चंपा रानी जी के साथ माननीय एसएसपी कठुआ के पास जाऊंगी और उनसे अनुरोध करूंगी कि इस तरह के हादसे जो हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और इस तरह के टिपर्स जो बहुत ही नेग्लिजेंट और रेकलेस तरीके से ड्राइव करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या समझते हैं आप? 3-4 दिन पहले ये वाकया हुआ है जी, तो अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं। देखिए, एक एफआईआर लॉन्च की गई है, एफआईआर 129 ऑफ 2024। ये जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है इन्होंने रजिस्टर कर ली है, मगर इस एफआईआर पे जो है सख्त से सख्त जो है केस बनाना चाहिए और चलान जो है एज पर द क्रिमिनल लॉ जो है 90 दिन का टाइम होता है चलान पेश करने को, मगर हम एसएसपी साहब से ये गुहार लगाएंगे कि आप इसको प्रायोरिटी बेसिस पर जो है इस पर चलान पेश करवाइए। कौन सी दफ़ाएँ जो है उन्होंने एफआईआर में लगाई हैं और आप क्या चाहती हैं कौन सी दफ़ा पे जो है ये केस जो है? देखिए, सेक्शन 279 और सेक्शन 304A जो है इस पे लगाया गया है। मैं ये पुलिस प्रशासन के ऊपर ही छोड़ूंगी कि वो किस तरह से एफआईआर जो इन्होंने 129 लगाई है उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई करेंगे। हमारा तो प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा कि इस एफआईआर पे जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन की जाए और इस मैटर को जल्दी से जल्दी इस पर चलान पेश किया जाए प्रायोरिटी बेसिस पर, इस पर डिले ना किया जाए। इवन दो जो है जो कानून है वो आपको 90 दिन का जो है एक टाइम पीरियड ऑफर करता है, मगर
मगर हम यही कहेंगे माननीय एसएसपी कठुआ से कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है चालान पेश करें। शासन की सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि सख्त से सख्त कानून जो है हमारे देश में है, मगर ये कानून जो है सही तरीके से एग्जीक्यूट होने चाहिए। प्रशासन ने क्या किया और क्या नहीं किया, ये सवाल, ये जवाब जो है ये प्रशासन ज़्यादा बेटर तरीके से दे पाएगा। मगर जिस रोड पे ये एक्सीडेंट हुआ है, बॉर्डर रोड है ये, और ये पहला एक्सीडेंट तो है नहीं, जान जा चुकी है। श्री चंपा देवी जी के लिए जो है आगे की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि उन्होंने अपना पति खोया है, अपना जवान पुत्र खोया है। मगर प्रशासन को जिस तरह की सख्त कार्रवाई, तरह की स्ट्रिंजेंट लॉज जो हमारे देश में है, उसके ऊपर अगर प्रशासन एग्जीक्यूट करे उन लॉज को, तो आगे जाके जो त्रासदी श्रीमती चंपा रानी जी ने देखी है वो शायद आगे किसी और को देखी ना। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है मुझे दिखाए गए उस डंपर के बारे में, जिस डंपर ने, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK08K8504 है। ये जो डंपर था ये हरिया चक से कोरपुन्नू जा रहा था, और कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाए गए, उसमें इस डंपर के पास जो फिटनेस थी, फिटनेस रिपोर्ट भी उसकी पूरी नहीं थी, वो 15 मार्च 2023 को ख़त्म हो चुकी थी। दूसरा उसका जो परमिट था वो 18 मार्च 2022 को ही ख़त्म हो चुका था। तो इस तहत आई थिंक ये एक ब्लेटेंट प्रूफ है, और प्रशासन को इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी भी, और अब आगे अगर उन्होंने नहीं करी है तो अब आगे जाके उनको ये कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो डंपर्स हैं वो उस सड़कों पर ना चल पाए। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और मैं आशा करती हूँ ये प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आता होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करिएगा, और फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।